मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे अवसर मिला है कि मैं आचार्य प्रशांत सर को सुन सकती हूँ, मैं ओशो को सुन सकती हूँ, उन्हें समझ सकती हूँ और अपने लॉजिक्स, अपनी समझ के आधार पे उनसे सवाल कर सकती हूँ। ये इतनी बड़ी सक्सेस है मेरे लिए जितना किसी इंसान के लिए आईएएस बनना या सीईओ बनना या फिर दुनिया के बेस्ट से बेस्ट सक्सेस होती हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैंने मतलब कि समझना, सीखना, समझा। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी है आप सबके साथ में, और डिस्कस करने से पहले ही मैं उम्मीद करूँगी कि आप अपने मतलब कि पूर्व अवधारणा के साथ ना चलें। आप मेरी बात को पूरी तरीके से लास्ट तक बहुत धैर्य से सुने, समझें, और आप उसके बाद जो भी कहते हैं मुझे एक्सेप्ट है, वो कमेंट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और उस पर रिप्लाई करना मेरी जिम्मेदारी है। बट आप अधूरी बात सुनेंगे, आप इंटेंशन ही मेरा रॉन्ग मान लेंगे तो वो कहीं से कहाँ तक एक सही चीज़ नहीं है। तो जैसे कि आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की कि मैं ऐसे लोगों को सुन सकती हूँ जिन्हें आज भी मैं जिस इन्वायरमेंट, जिस सोसाइटी से निकली हूँ उन्हें रॉन्ग माना जाएगा। आचार्य प्रशांत की जितनी भी लर्निंग्स हैं वो मेरे गांव, मेरे इन्वायरमेंट में मेरे रिलेटिव्स के कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। वहाँ पे जितनी सामाजिक कुरीतियाँ, जितना अंधविश्वास और जितना पिछड़ापन है वो बहुत इतने उच्च लेवल का है कि आचार्य प्रशांत सर या ओशो या जिद्दू कृष्णमूर्ति या विकास दिव्यकीर्ति, इनकी बातों को लॉजिकली सुनना और समझना बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल जैसा ही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि एक मतलब कि एक छोटी सी चीज़ हमने क्या कर ली है अपने अंदर कि हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से रॉन्ग कह देते हैं या किसी चीज़ को पूरी तरीके से राइट कह देते हैं। हमने बचपन से ही मॉरल स्टोरीज सुनी है जिसमें एक हीरो और एक विलन होता है, यानी कि एक अच्छा आदमी होता है पूरी तरीके से, मतलब उसमें कोई बुराइयाँ नहीं है, एक बुरा आदमी होता है जिसमें कोई अच्छा ही नहीं है। रावण में कोई अच्छाई नहीं हो सकती है, राम में कोई बुराई नहीं हो सकती है। बट ऐसा नहीं है, राम के अंदर भी कुछ बुराइयाँ होती हैं और रावण के अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। एक परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। अब आचार्य प्रशांत यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात कहते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सक्सेस इससे मत देखो कि आज आप कहाँ हो, आप सक्सेस इससे देखो कि आपने चलना कहाँ से शुरू किया था और आप पहुँचे कहाँ हो, आपके रास्ते में कितनी रुकावटें थीं और उनको पार करते हुए आप आगे बढ़े हो। अगर रास्ता बहुत इजी था तो आपकी सक्सेस के उतने मायने नहीं हैं। आपका रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, बहुत ऐसा था कि जहाँ आज मेरे लिए आचार्य प्रशांत को सुनना लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या ओशो को सुनना, इन लोगों को सुनने के बाद में अपने आप को समझना और सब चीज़ों को समझ पाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आसान नहीं है मेरे जैसे इंसानों तक इस चीज़ के लिए पहुंचना। अब यहीं पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने जिसको फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसकी चीज़ें से हम इंस्पायर हुए, हम उसको पूरी तरीके से सही मान लेते हैं और वन वे कम्युनिकेशन में चले जाते हैं कि उस व्यक्ति ने अगर कुछ भी कहा है तो हम उस पर सवाल नहीं करेंगे क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसने ये बात की है, वो गलत कैसे हो सकता है, या उसके दो मायने और भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम डीप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो आपने एक क्लिप ज़रूर सुनी होगी और वो क्लिप ये है कि विकास दिव्यकीर्ति सर जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करती तो आज मैं आचार्य प्रशांत को सुनना बहुत दूर की बात है, क्योंकि मेरे आसपास का जो माहौल है वो ऐसी चीज़ों को सही मानता है। मेरे फील्ड में आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कभी कि आचार्य प्रशांत मेरी फील्ड में आते। एंड 100% की ऑडियंस होगी आचार्य प्रशांत की, उसमें से 20 to 30% गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने वाले लोग और यूपीएससी मेनली करने वाले लोगों की होगी। तो
आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपको सुनने की एबिलिटी चाहिए, जो मतलब कि आपको सुनने की योग्यता चाहिए, अर्हता चाहिए, उसके लिए एक बेसिक समझ हो तब आप तक पहुंचना आसान हो पाता है, वरना आप तक पहुंचना आसान नहीं है एक आम आदमी के लिए जो उसकी पूर्व अवधारणा है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, पूर्व अवधारणा के आधार पे नहीं, आप अपना लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हुए, मतलब अपनी पूरी सोच समझ विवेक का उपयोग करते हुए मेरी पूरी बात धैर्य से सुनेंगे। फिर उसके बाद में आप अपना जो भी आपको कहना है वो कहेंगे, और उस पर आंसर करना मैं जिम्मेदारी समझती हूँ। तो विकास सर जिनकी मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने एक वीडियो में कहा कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये उन्होंने यूपीएससी की जर्नी के लिए कहा था। अब इसके बाद अलग किसी पॉडकास्ट या अपनी एक स्पीच में आचार्य प्रशांत ने ये कहा था कि आप क्या क्या मिल जाएगा, किस चीज़ का तजुर्बा होगा, किस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, किस चीज़ का अनुभव होगा, तुमने अपनी ज़िंदगी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जवानी का टाइम था उसको गंवा दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम विकास सर को रॉन्ग मान लेते हैं, डायरेक्टली हम आचार्य प्रशांत सर को सही मान लेते हैं, या डायरेक्टली हम उल्टा भी हो सकता है कि आचार्य प्रशांत सर को गलत मान लेते हैं और विकास सर को सही मान लेते हैं। तो ये सीधा किसी पे अटैक करने की प्लीज़ अपनी ये मेंटलिटी को थोड़ा सा पॉज दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि किन परिप्रेक्ष्यों में कौन सी बात सही है। मेरे जैसे इंसान, क्या आप मेरे लिए आचार्य प्रशांत को सुनना इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल, कभी फीड या कहीं पे भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि मेरा जो इन्वायरमेंट है वो अलाउ नहीं करता है इस लेवल की थिंकिंग को, इस लेवल की। मेरे यहाँ बहुत सामाजिक कुरीतियाँ, आज भी जातिवाद बिल्कुल पीक पॉइंट पे चल रहा है मेरे गांव में, मेरे आसपास में। लड़कियाँ आज भी अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, और अगर खड़ी भी हैं तो भी वो उस पित्त सत्तात्मक सोच की इतनी ज़्यादा उससे आहत हैं कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं कर सकती हैं। वो अपने लिए वो वही बोलती हैं जो समाज की कुरीतियों ने उन्हें सिखाया है। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि अगर मैं ना पढूं यूपीएससी का सिलेबस, या ना मैंने की होती यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो जो मेरा केस है उसमें यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद में जो विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, आपको लगेगा कि मैंने अपनी जवानी के दिन गंवाए हैं, लेकिन मेरे साथ की जो लड़कियां थी उन्होंने क्या किया है, शादी हुई, 2 बच्चे पैदा हुए, और आज खुद नहीं कुछ कर पा रही हैं तो घुटन में है। मैं पूरी अपनी क्लास की एक सिंगल स्टूडेंट हूँ, गर्ल्स में से जो बची है, जिसकी मैरिज नहीं हुई है, अपने पैरों पे खड़ी है और अपने डिसीजन खुद लेती है। तो मैं कैसे मानूं कि मैंने अपने जवानी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ गंवाए। हाँ, 2018 से लेकर 2021 तक मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, फिर बीच में छोड़ दी, और बीच बीच में हाँ पढ़ती रहती थी वो ऐसी चीज़ें। और मेरी मतलब कि पतंजलि, योग सूत्र, ओशो, और इन सब को पढ़ने में, इन सब फिलॉसफी को पढ़ने में, साइकोलॉजी तो मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा कुछ नहीं, साइकोलॉजी मैंने पढ़ी नहीं है, वो तो मैंने 1 महीने पहले ही स्टार्ट की है। लेकिन ऐसे टॉपिक्स को टच करना स्टार्ट किया, इंटरनेशनल डिस्कशन सुनना स्टार्ट किया, तो बहुत कुछ स्टार्ट किया। तो मेरे केस में जो विकास सर ने कहा कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, 100% ट्रू है। लेकिन अब सेम कंडीशन एक ऐसे स्टूडेंट के लिए मान लीजिए जो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा है, जिसको बचपन से ही पता है कि मतलब कि रेसिस्ट क्या होते हैं, नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, मतलब कि सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं, जितना भी एक बेसिक ज़रूरत होती है यूपीएससी के बिना वाले सिलेबस में हो सकता है, तो वो उस बच्चे के लिए तो वो जवानी के दिन वेस्ट ही कहलाएंगे ना, और उसका सिलेक्शन भी ना हो फिर। और सिलेक्शन भी ऐसे ब्रेन के लिए ज़रूरी भी नहीं है कि तुम यूपीएससी करो अगर कुछ अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे आचार्य प्रशांत सर की बात सही हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका इन्वायरमेंट कैसा था, और उसके बाद में आपने क्या सीखा। तो जो और हमें अगर यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने धैर्य धरना सिखाया है, यूपीएससी ने किसी भी टॉपिक को
डायरेक्टली रॉन्ग और राइट की जगह बहुत डीपली जाके सोचने समझने की थिंकिंग डेवलप की है। यूपीएससी ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है। दुनिया के बारे में मैं कभी नहीं जानती, मैं भारत का नक्शा नहीं बना पाती थी कि भारत में कितने स्टेट हैं। मतलब स्टेट भले ही रट्टू तोता जैसे पता था, लेकिन उन्हें फिल करना नहीं था पता कि आसपास में कौन से देश बाउंड्रीज बनाते हैं, इंटरनेट ज्योग्राफी क्या होती है, कोई गोरा काला है तो क्यों है, किसी की हाइट कम ज़्यादा है तो क्यों है, नहीं था कुछ पता। एक और टॉपर थी अपने स्कूल की, सोचिए कितनी बदतर, कितनी गंवार तरह की स्टूडेंट रही होंगी मैं। तो मैं अगर उस नेहा को देखूं तो वो नेहा तो बहुत पागल थी। आज एज अ अनोखी मैं बात करूं नेहा की, तो नेहा में तो बहुत सारी कमियां थी। तो नेहा को अनोखी नेहा बनने के लिए यूपीएससी की जर्नी ना मैंने वो अपनी ज़बानी गवाई है, ना मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है। 14 घंटे की पढ़ाई की, 3 घंटे में 20 आंसर्स लिखे, तो उस टाइम पे जो ब्रेन यूज़ हुआ, क्वेश्चंस मेकिंग बनाना हुई, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इथिक्स के क्वेश्चंस पढ़े, लिटरेचर पढ़ा, उसमें गोदान में पढ़ा कि होरी और धनिया की कितनी प्रॉब्लम्स है। और इस वजह से मैं क्वेश्चन करती हूँ कि अगर उनको बाहर निकालना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्किल्ड इंडिया बनाएं। और इस वजह से मैंने आचार्य प्रसाद से दरख्वास्त की थी कि वो रोज़गार केंद्रों पे काम करें। 90% जो वो कर रहे हैं वही करें, लेकिन 10% ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट कर दें। मैंने ये कहा था, लेकिन लोगों ने उल्टा ले लिया। उन्होंने सोचा कि मैं आचार्य प्रसाद की बुराई कर रही हूँ। मेरे जैसा इंसान आपको लगता है कि आचार्य प्रसाद की बुराई करेगा? आई मीन सीरियसली, मैं उनकी बहुत 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 बड़ी फ़ैन भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। बट जो मेरी कंडीशन है वैसी 90% गाँव की लड़कियों की कहानी है। उनको वहाँ से निकालना है तो आपको रोज़गार देना पड़ेगा। आपको उनको वहाँ से निकालने के लिए अगर यूपीएससी का चीज़ नहीं होती तो मैं नहीं निकल पाती, जो टॉपर थी। उसके बाद में मुझे अलाउ किया गया कि हाँ तुम पढ़ने के लिए बाहर जा सकती हो। तो बहुत कठिन है वहाँ से निकलना, किसी भी गांव से निकलना, किसी एक आम लड़की का। तो मैंने ये कहा था, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो जो बात होती है वो गलत नहीं होती है, परिप्रेक्ष्य क्या है। तो मेरे जैसे के केस में बिल्कुल सही है जो विकास देवी की थी ने कहा। मैंने अपनी जो यूपीएससी की जर्नी थी, आज जो बिज़नेस आइडियाज़ आते हैं, आज जो मैं आज काम कर रही हूँ या कल जो भी मैं बनूँगी, वो इस वजह से बनूँगी कि यूपीएससी में जाके मैंने दबा के पढ़ाई की। मैंने ये नहीं पढ़ा कि क्या नहीं आना है सिलेबस में, मैं तो ना पढूं। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं था। मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट था कि मैं और जानूँ दुनिया के बारे में, और जानूँ इस समाज के बारे में, और जानूँ ज्योग्राफी के बारे में, इन सब के बारे में। तो मैंने जाना जो शायद पेपर्स में नहीं आना था, बट मैंने फिर भी पढ़ाई की और जाना उनको, क्योंकि वो मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। मेरी जो जनरल अवेयरनेस थी वो बहुत कमज़ोर थी, तो यूपीएससी ने बहुत कुछ सिखाया। तो मेरे केस में वो सही होता है स्टेटमेंट कि हाँ तजुर्बा बहुत हुआ। मेरी यूपीएससी की जर्नी पूरी तरीके से फेल नहीं हुई। मुझे आज जो भी बिज़नेस करना है वो इस वजह से मुझे कर पाना है क्योंकि मेरे पास एक सर्टेन लेवल का आइडिया है, सर्टेन लेवल की समझ है, सर्टेन लेवल का नॉलेज है। या आप चलो वो भी भूल जाओ, ये जो कंटेंट आप देख रहे हो ये मैं मेरे घर में ये कहा जाता है ज़्यादा बोली ना तो दांत निकाल देंगे। हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, किसी के सामने से खड़े क्यों हो, जाओ अंदर जाओ, क्या कर रही हो बाहर, अगर मोहल्ले में खेल रहे हैं तो क्यों खेल रही हो, लोग निकल रहे हैं अंदर जाओ। तो आप नहीं सोच सकते हो, जो गांव में नहीं रहा है, आप सोच नहीं सकते हो उस लेवल की मेंटलिटी को। और अगर सोच सकते हो तो, और आप लड़की हो एक और सोच सकते हो तो आप रिलेट भी करोगे और आप समझोगे भी कि मैं क्या कहना चाहती थी और क्या मैं सोच रही हूँ। मैं तो निकल आई हूँ, मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ खुद निकलने की काबिलियत रखती हैं, लेकिन हर एक नहीं। तो उनको आपको सुनाने से पहले उनको उधर से निकालना ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन था जिस पे मुझे बात करनी है। ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है ना सर की तरफ से कि सर ने ऐसा बोल दिया तो लोगों ने उसको ही ब्लाइंडली कहा कि हाँ सही है। परिप्रेक्ष्य देखना मेरे केस में ये बहुत ज़रूरी था कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई करूँ। तब मैं सौभाग्य रहा कि ओशो को समझी, सौभाग्य रहा कि आचार्य प्रशांत को सुना। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि पूरी तरीके से पहले समझिए। एक और क्वेश्चन है कि आचार्य प्रशांत ने ये बात कही कि पूरा का पूरा पैसा ना एक 5% लोगों के पास में, यहाँ पे शोर हो रहा है, पूरे इंडिया में 5% लोग ही हैं जिनको आचार्य प्रशांत जितना नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी। हर व्यक्ति उतना अवेयर नहीं हो सकता ना। वैसे ही
कुछ 5 से 10% लोगों के पास में सबसे ज़्यादा पैसा होता है और बाकी लोगों के पास में नहीं होता है उतना। तो एक वीडियो में आचार्य प्रसाद ने कुछ ऐसा कहा था कि इतने धनपति हैं, उनके पास में इतना पैसा है। अब वो पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ मतलब कि मैरिज में डाला है, इस पे मैं उस पर मतलब थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। और ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आचार्य प्रसाद ने कह दिया ऐसे ही होता है, तो लोग आज हम अगर आचार्य प्रसाद को सुन सकते हैं तो ट्रुथ रियलिटी ये है कि ये रिचार्ज जो हुआ है ना जियो का, इसकी वजह से वो गांव में नहीं मेरे गांव में नेटवर्क नहीं आते थे। तो मैं कैसे कहूँ कि आपकी हर एक बात सही है। जो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, साथ में एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात